हेलो एवरीवन, मैं मुजफ्फर खान। आज के इस ऑडियो वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ परमिटेड सीट वर्सेस रिकग्नाइज्ड सीट एंड व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस इफ परमिटेड सीट विल बी नॉट रिकग्नाइज। परमिटेड सीट और रिकग्नाइज सीट के बीच में डिफरेंस क्या होता है और क्या नुकसानात होंगे अगर परमिटेड सीट किसी कैंडिडेट की रिकग्नाइज नहीं होती है। जब भी मेडिकल पीजी काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, हर साल देखा गया है बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, उसमें ये बहुत बड़ा एक इशू रहता है और ये इशू हमेशा रहता है कि परमिटेड सीट होती क्या है, कैंडिडेट को परमिटेड सीट के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ऑप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने हमेशा देखा हूँ, हर साल देखते आया हूँ मैं कि जिनके बहुत अच्छे रैंक रहते हैं अवॉइड करते हैं परमिटेड सीट को लेने के लिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ 2017 की। जब भी महाराष्ट्र के अंदर पर्सनल काउंसलिंग हुआ करती थी, ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं होती थी। पर्सनल काउंसलिंग में मईमार एक मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे डरमा की सीट थी और वो परमिटेड सीट थी क्योंकि फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट हुआ था उस सीट को। फर्स्ट टाइम मतलब वो सीट ऐड हुई थी 2017 की बात कर रहा हूँ मैं। जितने भी पर्सनल काउंसलिंग में कैसा है कि आप अपने मेरिट के हिसाब से, रैंक के हिसाब से आप जाते हैं, वहाँ पे सीट ऑफर की जाती है। कैंडिडेट जा रहे थे, सीट ऑफर हो रही थी उनको और उनको मालूम पड़ा था कि परमिटेड सी सीट है तो वो छोड़ के चले जा रहे थे, वो सीट वो ले रहे नहीं थे। इसी तरह एक कैंडिडेट वहाँ पे, एक लेडी गई वहाँ पे, एक कैंडिडेट थी वो गई वहाँ पे, उस 54,000 रैंक था, उसको मालूम पड़ा कि भाई ये परमिटेड सीट है। मगर उसके डैडी जो डॉक्टर थे उनको पता था कि परमिटेड सीट हमेशा रिकग्नाइज हो जाती है। 99% मैं बता रहा हूँ रिकग्नाइज हो जाती है। उन्होंने वो सीट को ले लिया, 54,000 रैंक था, वो सीट को डरमा को लिया। विद इन 6 मंथ वो सीट रिकग्नाइज हो गई। कितने में? 6 मंथ के रिकग्नाइज हो गई। उससे पहले कितने भी टॉपर्स आके गए थे, वो सब डर के मारे वो सीट को नहीं लिया। तो ये हमेशा चलता आया हुआ है, मैं देखता हूँ हमेशा चलता आया हुआ है कि टॉपर्स क्या करते हैं, इसको अवॉइड करते हैं और बाद में पछताते हैं कि हमने परमिटेड सीट को क्यों नहीं लिया, ये रिकग्नाइज हो गई। ये हमेशा चला आया। मगर ये इस हमेशा के ये डिबेट को मैं ख़त्म करने के लिए ऑडियो बना रहा हूँ कि ये परमिटेड सीट होती क्या है, इस और इसके क्या नुकसान रहते हैं। तो ये इस ऑडियो वीडियो को मैं 3 पार्ट में इसको कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट पार्ट में हम क्या देखेंगे कि परमिटेड सीट होती क्या है, पहली पार्ट में। सेकंड पार्ट में देखेंगे कि अगर परमिटेड सीट रिकग्नाइज नहीं होती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके नुकसान क्या रहते हैं। और थर्ड पार्ट में देखेंगे कि अगर वाकई में परमिटेड सीट किसी कैंडिडेट की नहीं होती है रिकग्नाइज, तो उसके लिए ऑप्शन क्या क्या बचता है, वो क्या कर सकता है। तो ये तीनों कवर करेंगे। तो पहला पार्ट हम देखते हैं कि परमिटेड सीट होती क्या है, ये परमिटेड सीट क्या होती है और रिकग्नाइज सीट क्या होती है। देखिए, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एक रूल है 10.A जिसको कहते हैं कि जब भी कोई कॉलेज के अंदर कोई नई सीट इंट्रोड्यूस होती है, अलाउड होती है, कोई इंट्रोड्यूस होती है, तो वो परमिटेड ही देते हैं, उसको रिकग्नाइज नहीं देते। कि क्यों नहीं देते हैं बताऊँ, उनका एक बहुत सारे उनका नॉर्म्स रहते हैं, क्राइटेरिया रहता है कि वो फुलफिल करना रहता है कॉलेज को। वो सारे नॉर्म्स उन लोगों को ईयर बाय ईयर फुलफिल करना रहता है। अगर वो कॉलेज फुलफिल करेगी तो ही वो सीट को रिकग्नाइज करेंगे। आप जानते हैं हमारे इंडिया का क्या ट्रेडिशन है, अगर आप किसी को एक साथ में सब कुछ दे देंगे, उसको कुछ क्राइटेरिया रखेंगे नहीं तो कभी पूरा ही नहीं करेगा वो। तो मेडिकल काउंसिल क्या करती है, उसको क्राइटेरिया देती है कि भाई ये चीज़ आपको पूरी करना पड़ेगा तो ये सीट आपकी रिकग्नाइज हो जाएगी। तो कॉलेज का वालों को क्या करना रहता है, वो क्राइटेरिया को फुलफिल करना रहता है, तो उनकी सीट रिकग्नाइज हो जाती है। तो ये एक रूल चला आया हुआ है। अभी आप समझिए कि जितनी भी ये रिकग्नाइज सीट थी वो सारी की सारी पहले परमिटेड ही सीट थी ना। तो कॉलेज वालों ने वो क्राइटेरिया को फुलफिल किया तो आज हमको वो सारी सीट जो दिख रही है रिकग्नाइज, जो परमिटेड सीट थी वो रिकग्नाइज हो गई। लास्ट 3 ईयर्स के अंदर आप देखेंगे तो 10 से 12,000 सीटें हमारी इंक्रीज हुई है। आप एक बार ये भी कहते हो कि सीट बढ़ाओ सीट बढ़ाओ, जब सीट बढ़ेगी तो परमिटेड सीट ही रहेगी, वो बाद में जाके रिकग्नाइज होगी ना रूल के हिसाब से। तो परमिटेड सीट तो आपके पास हमेशा रहेगी। आप बोलते सीट बढ़ाओ तो सीट बढ़ने के बाद तो सीट तो परमिटेड रहेगी। नया कॉलेज स्टार्ट रहेगा, वहाँ पे जितनी भी सीट आएगी वो सारी की सारी परमिटेड ही रहेगी। तो परमिटेड सीट अगर रिकग्नाइज नहीं होती तो आज जितनी भी रिकग्नाइज सीट है वो कभी भी हमको देखने नहीं मिलती थी। तो जनरली इनके समझ में क्या आ रहा है हमारे को कि परमिटेड सीट जो है, अच्छी कॉलेज, जो भी अच्छी जो कॉलेज होती है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो या डीम यूनिवर्सिटी हो, उसकी रिकग्नाइज हो जाती है। तो रूल के हिसाब से बताया हूँ मैंने ये आपको कि जो भी सीट नई इंट्रोड्यूस होती है, जो कॉलेज के अंदर स्टार्ट होती है, वो परमिटेड ही रहती है। विद इन 4 ईयर जो अपने नॉर्म्स पूरे करते हैं कॉलेज वाले तो रिकग्नाइज हो जाती है। तो 95% जो सीटें होती है वो रिकग्नाइज हो जाती है। ये एक रहा है। आप देखें कि आप कोई भी कॉलेज का जो सीट परमिटेड रहती है बाद में वो रिकग्नाइज हो जाती है। अब दूसरा देखते हैं हम कि अगर हमारी जो सीट, अगर समझो परमिटेड हमने जो सीट थी वो रिकग्नाइज नहीं हुई तो क्या होता है। 3 उसके लिए डाउट्स आते हैं, 3 क्वेश्चन आ जाते हैं उसके अंदर कि अगर हमारी सीट जो परमिटेड थी, जो दूसरे पार्ट में आ रहा हूँ, अगर रिकग्नाइज नहीं हुई तो हमारे लिए क्या ऑप्शन। सबसे पहला ऑप्शन ये है
कि आप जो आपकी एडिशनल डिग्री MD MS जो भी आपने कोई जो भी ब्रांच में किया हुआ है उसको आप जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर या अपने स्टेट मेडिकल काउंसिल में उसको आप ऐड कर सकते हो कि नहीं MBBS डिग्री के साथ में, पहला। दूसरा ये है कि आप सुपर स्पेशलिटी में जा सकते हो कि नहीं जा सकते, एसएस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते जाकर, हाँ एसएस मतलब एडमिशन ले सकते हो कि नहीं, दूसरा ऑप्शन आ गया कि आप सुपर स्पेशलिटी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। थर्ड ये है कि कोई भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिलता है कि नहीं मिलता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का मेडिकल कॉलेज में मिलता है कि नहीं, क्या कोई गवर्नमेंट जॉब आपको मिलता है कि नहीं मिलता है। ये 3 मेन क्वेश्चन आ जाते हैं अगर आप परमिटेड सीट से आपने किया हुआ है। बहुत से लोग पूछते हैं कि सर हम दूसरी स्टेट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अरे प्रैक्टिस क्यों नहीं कर सकते, आप MBBS डॉक्टर है, आप प्रैक्टिस क्यों नहीं कर सकते, आप प्रैक्टिस तो कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये आप पूछिए आप कि हम अपनी एडिशनल डिग्री जो हमने MD MS किया हुआ है जो स्टेट में हमने किया वो स्टेट में भी हम अपना लगा सकते हैं कि नहीं, उसको ऐड कर सकते हैं कि नहीं मेडिकल काउंसिल इंडिया के अंदर, या कि दूसरी स्टेट में जाके हम ऐड कर सकते हैं कि नहीं ऐड कर सकते हैं। आपको ये पूछना चाहिए। प्रैक्टिस तो आप MBBS डॉक्टर आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे नॉन एलोपैथी डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं, फेक डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं, तो आप तो MBBS डॉक्टर हैं, आप तो प्रैक्टिस कर सकते हो। मगर वो एडिशनल डिग्री आप उसको अपने डिग्री अपने जो पोर्टफोलियो में अटैच कर सकते हैं कि नहीं, लगा सकते नहीं, ऐड किया जा सकते कि नहीं, वो पूछा जाए, वो क्वेश्चन आता है। तो ये तीनों जो क्वेश्चन मैं बताया हूँ, इसके तीनों क्वेश्चन के कोई भी आंसर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के किधर भी नहीं है। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में भी आप देखेंगे तो उसका कोई भी ऑथेंटिक ऐसा आंसर नहीं है कि आप जो स्टेट से किया है वो स्टेट में प्रैक्टिस कर सकते हो, जहाँ से आपने परमिटेड स्टेट से किया वो इसका भी आंसर नहीं है। ना आपका ये आंसर है कि आप सुपर स्पेशलिटी कर सकते हो, जिसका भी आंसर आपको किधर भी ऑथेंटिक कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। कितना भी RTI लोगों ने मारा हुआ है, उन्होंने भी उसका भी आंसर नहीं दिया हुआ है। इसमें बहुत सारे कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं तो भी उन्होंने आंसर नहीं दिया हुआ है। और उसके बाद आपको गवर्नमेंट जॉब मिलता है कि नहीं मिलता है, उसका भी आंसर नहीं दिया हुआ। मगर इसका मतलब ये नहीं है, अब थर्ड पार्ट पे आते हैं कि आपके अगर परमिटेड सीट समझो जैसे मैं बताया 95% हो जाती है, बाई चांस अगर आपने परमिटेड सीट से किया और वैकेंसी नहीं हुई तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, उसके बाद भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। क्या करना रहेगा आपको, पहले तो आप बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में कंप्लीट करेंगे, MCI को कंप्लीट करेंगे। जब भी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस हो गया वहां नहीं सुना जाएगा तो आपके पास कोर्ट ऑफ लॉ है, आप कोर्ट में जाएंगे। आपको इतने सारे रेफरेंस देता हूं, जो भी कैंडिडेट कोर्ट में गया हुआ है तो कोर्ट ने उसको रिलीफ दी है। हमेशा रिलीफ कोर्ट कभी भी कैंडिडेट के साथ में रहती है कि वो कॉलेज की गलती थी कि परमिटेड सीट उसकी रिकॉग्नाइज नहीं करी कॉलेज ने, उसमें स्टूडेंट सफर नहीं होना चाहिए, कैंडिडेट सफर नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट को सुपर स्पेशलिटी करने भी मिला, कैंडिडेट को प्रैक्टिस करने भी मिला, कैंडिडेट को गवर्नमेंट जॉब भी मिला। इसके लिए मैंने अपनी एक वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट है mededuinfo.com पे एक आर्टिकल लिखा हूँ मैंने। आर्टिकल के अंदर मैंने सारे वो रेफरेंस भी दिया हूँ कोर्ट केसेस के अंदर। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, मेरी वेबसाइट का नाम mededuinfo.com पे आप जाइए। वहाँ पे काउंसलिंग एक्सप्लेनेशन में वहाँ पे आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, या तो आप सर्च में जाइए परमिटेड वर्सेस रिकॉग्नाइज्ड को आप क्लिक करो तो आपको वो आर्टिकल मिल जाएगा, या तो काउंसलिंग एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो वहाँ पे वो आर्टिकल मिल जाएगा आपको। वो आर्टिकल को आप जाके पढ़िए। उसके बाद आपके वहाँ पे आपको मैंने बहुत सारे वहाँ पे कोर्ट केसेस के रेफरेंस दिया हूँ कि आप कोर्ट में जा सकते हैं। मगर ये कब, जब बाई चांस आपका 5% जो बताया ना मैंने कि अगर सीट रिकॉग्नाइज नहीं होती है तो जाना है आपको, बाकी 95% सीट रिकॉग्नाइज हो जाती है। तो ये मैं ऑडियो जितने भी कैंडिडेट PG एस्पिरेंट कैंडिडेट उनके लिए बनाया हूँ। होप आप लोगों को ये ऑडियो समझ में आ गया होगा कि परमिटेड सीट क्या होती है। परमिटेड सीट लेने के बाद आप प्रैक्टिस स्टेट में कर सकते हैं या दूसरी स्टेट में कर सकते हैं, और उसके अगर कॉन्सिक्वेंसेज भी मालूम पड़ गया, क्या आपके पास ऑप्शन रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ। आप बेझिझक परमिटेड सीट को जाके एडमिशन ले सकते हैं। इन केस कभी नहीं मिलता है तो आपके पास कोर्ट ऑफ लॉ है, 95% परमिटेड सीट हो जाती है। हाँ, और कॉलेज के ऊपर डिपेंड, अगर अच्छी कॉलेज है तो 100% उसकी सीट वहाँ पे हो जाएगी, रिकॉग्नाइज हो जाएगी। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू।